पाकिस्तान में जमहूरियत जमहूरियत ये हम सारा दिन कहते हैं, सियासतदान भी हमारे कहते हैं, लेकिन जो जमहूरी कदरें हैं जिसके अंदर लोग मरकज़ होते हैं। आप जब भी कोई चीज़ करते हैं तो आपके मुल्क की जो पॉपुलेशन है, जो वोटर्स हैं आपके, जो आबादी है आपकी पाकिस्तान के अंदर बसने वाले लोग हैं, सारी पॉलिसीज़ का महवर वो लोग होने चाहिए, उसके अलावा कुछ और हो नहीं सकता। तरक्याती प्रोग्राम बनाने हैं, तालीमी पॉलिसी बनानी है, पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी का अपने रुख मुतय्यन करना है, निसाब के अंदर क्या चीज़ें पढ़ानी, हर चीज़ के अंदर फोकस वो लोग रहने चाहिए और उन्हीं के चोज़न रिप्रेजेंटेटिव जो ये पॉलिसी बनाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में इक़्तिदार पाने की खातिर हमारे जितने मेन लीडरशिप है ज़्यादातर वो प्रेफर करते हैं कि वो अपने ताल्लुकात GHQ के साथ बहुत अच्छे करके रखें, क्योंकि इक़्तिदार की सीढ़ी जो है उनको लगता यह है कि उसका रास्ता या अपारा से होकर गुजरता है तो या पिंडी से होकर गुजरता है और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो जो हमारा जो जमहूरी सफ़र है उसका आगाज़ अपारा से शुरू होता है और ख़त्म भी अपारा भी होता है, क्योंकि वहीं पे जब लड़ाई होती है तो वज़ीर-ए-आज़म की छुट्टी का मामला भी शुरू हो जाता है। ताज़ा तरीन मिसाल उसकी ख़ुद इमरान खान है। ये इनका भी सफ़र जो था वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही शुरू हुआ और इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई के ऊपर ही ख़त्म हुआ। शहबाज शरीफ साहब भी एक अपना ही उनका इस मामले में कहना चाहिए कि अपनी मिसाल आप ही हैं, वो दूसरा कोई शायद उस मामले में उनके मद्दे मुकाबल है ही नहीं है। नवाज़ शरीफ साहब के ऊपर हम बार बार कहते हैं कि IJ इस्टेब्लिशमेंट ने बनवाई थी और वही मॉडल इमरान खान के ऊपर बनाया गया था 2018 में, जिस मॉडल पे नवाज़ शरीफ को IJ के ज़माने में मोहतरमा के ख़िलाफ़ खड़ा किया गया था, पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार से दूर रखने की खातिर। लेकिन जैसे ही नवाज़ शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बने थे 1990 से लेकर आज तक की तारीख़ तक शहबाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट को हमेशा बहुत पसंद रहे। उनका ख़्याल ये था कि बहुत मुंतज़िम है और जो इस्टेब्लिशमेंट चाहती है वो करने के लिए वो सब कुछ कर गुजरेंगे। कुछ मिसालें उसकी अभी जाते जाते उन्होंने कौमी असम्बली और सेनेट के अंदर उसकी करके भी दिखाया कि ये बात जो उनका ख़्याल उनके मुतालिक था गलत नहीं था। इस्टेब्लिशमेंट अगर चाहती है कि आर्मी एक्ट के अंदर अमेंडमेंट हो जाए और किसी को कान खबर ना हो, वो इस काम के लिए शहबाज साहब ने रास्ता हमवार किया। वायलेंट एक्सट्रीमिज़म कुछ ऐसे उसके अंदर शिकें डाली गई जो सिविल लिबर्टी से मुतसादिम है, तो शहबाज साहब को उसके ऊपर एतराज़ नहीं है। इसी तरीके से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अगर चुप करके खामोशी से जाके कौमी असम्बली से पास होकर निकल के सेनेट में पहुंच जाता है, शहबाज साहब उस पर भी खफा नहीं है। तो ये जमहूरियत के तो वो अलमबरदार नहीं हो सकते, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के साथ जफ्फी डाल के रखने के बयानिए के वो यकीनन अलमबरदार हो सकते हैं और ये कहते हुए वो ग्रेज भी नहीं करते। आज उन्होंने पब्लिकली ये स्टेटमेंट दी जो मैं आपको सुनवाना चाहूँगा, दिखाइएगा। यार दोस्ताना देते रहेंगे ये तो जनाब भाई तो एस्टेब्लिशमेंट का आदमी है, फना है। मुझे इन चीजों से मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। क्यों कि मेरे अगर जाती मफादात लेने होते तब तो बात थी। बहुत अपने सिपा सलारों से मेरी मुलाकातें रही, हुकूमत में भी और अपोजिशन में भी, और एक ही मकसद होता था कि ये मुल्क तरक्की करे और इस्लामाबाद की हुकूमत और रावलपिंडी की इस्टेब्लिशमेंट और दूसरे इदारे मिलकर मुशावरत करें और पाकिस्तान को बाहर लेके जाएं, जिसके लिए हज़रत कायद-ए-आज़म ने ख्वाब देखा था और बड़ी अजीम कुर्बानियाँ दी गई। कायद-ए-आज़म का नाम हमारे सारे सियासतदान इस्तेमाल करते हैं और कोई करीब से भी नहीं गुजरा जो स्पिरिट वो लेकर चले थे, जो कि हमने पाकिस्तान जिसमें आज सांस ले रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने हासिल किया और जो जिदोजहद की, कोई करीब भी नहीं फटकता। उनके सिर्फ नाम लेके तो अपने नंबर टांगने की खातिर इस्तेमाल करते हैं। रातों को जाके GHQ में मीटिंग करना ये शहबाज शरीफ साहब का यकीनन कमाल था और ये सदा से रहा। जब से बड़ा भाई इनका वज़ीर-ए-आज़म बना तो उनके मसाइल हर आर्मी चीफ़ के साथ हो जाते थे। वहीद काकड़ से शुरू हुए थे और आखिर तक मुशर्रफ तक किसी एक के साथ उनकी बनती नहीं थी और हमारे शहबाज शरीफ साहब की किसी से बिगड़ती नहीं थी, सबके साथ ये बना के रखते थे। अभी भी सिनारियो बड़ा अजीबोगरीब है, बड़ी इंटरेस्टिंग पोजीशन है। कहा यह जाता है कि मौजूदा जो आर्मी चीफ़ हैं इनके लिए अगर एक शख्स ने स्टैंड लिया है पूरे पाकिस्तान में या सियासी लीडरशिप ने, तो उसका नाम नवाज़ शरीफ है। बाकी सारे लोग जनरल बाजवा का पैगाम लेकर नवाज़ शरीफ से मिलने जाते थे कि इनको एक्सटेंशन दे दी जाए, जिसमें शहबाज शरीफ ख़ुद भी शामिल है। जो आखिरी मुलाकातें हुई थी उसके अंदर भी शहबाज शरीफ साहब, मलिक अहमद ख़ान, ख्वाजा आसिफ, अयाज सादिक साहब, ये सारे लोग इस चीज़ का पैगाम लेकर जाते थे कि एक्सटेंशन दे दें 8 माह की, मसाइल हो जाएंगे, टेक ओवर हो जाएगा, बड़ा गड़बड़ हो जाएगी, तो एक्सटेंशन दे दें, हमारा क्या जाता है। तो लेकिन एक बंदा जिसने स्टैंड लिया था कि नहीं एक्सटेंशन नहीं, जनरल आसिम मुनीर को चीफ़ लगाना है, उसका नाम नवाज़ शरीफ है। इसी तरीके से आज से 3 साढ़े 3 साल पहले जब जनरल बाजवा को 3 साल की एक्सटेंशन दी गई थी
और ख्वाजा आसिफ ने अब उसका पब्लिकली एक बयान के अंदर इजहार भी कर दिया कि वो हमें पंजाब हुकूमत ऑफ़र की गई थी। उस एक्सटेंशन के लिए भी नवाज़ शरीफ को आमादा करने या उस मीटिंग की डिस्कशन के लिए जो 4 लोग गए थे वो यही 4 लोग थे। ख्वाजा आसिफ गए थे, शहबाज शरीफ गए थे, अयाज सादिक गए थे और राना तनवीर गए थे। तो ये जमहूरियत है। अगर ये जमहूरियत है तो फिर हमें इसका नाम लेना बंद कर देना चाहिए। आज जो हमारे प्रोग्राम में मेहमान शख्सियत हैं वो इस तरह की मुलाकातों में उनका भी हिस्सा रहा है। वो क्या कहते रहे उन मुलाकातों में, एक्सटेंशन की हिमायत करते रहे, किसी के हक़ में बोलते रहे, ख़िलाफ़, मैं उन्हीं से जानना चाहूँगा। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी साहब, अब्बासी साहब बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। आप ही की ज़ुबानी सुन लें जी कहानी, क्योंकि मुझे याद पड़ता है कि उस ज़माने में आप कोई इलाज की घर से हॉस्पिटल में थे, मेरी आपसे फ़ोन पे बात भी हुई थी, खैरियत भी आपकी पूछी, आर्मी चीफ़ के एक्सटेंशन से भी पूछा था, आपकी पार्टी के कुछ लोगों से गर्मी सर्दी भी हो गई थी। कौन लोग थे जो उस वक्त आज से 3.5 साल पहले जनरल बाजवा की एक्सटेंशन करवाने के लिए लंदन गए थे? नहीं, देखिए मैं तो उस वक्त जेल में था। ये मुझे इल्म नहीं है कौन गए थे, वहाँ क्या बातचीत हुई, और वहाँ जो बातचीत हुई वो उसका इजहार किसी ने भी खुलकर नहीं किया, क्योंकि वहाँ पर एक हलफ लिया गया था कि हम इसको पब्लिक नहीं करेंगे। तो बहरहाल वो एक्सटेंशन हो गई। 4 लोग थे ना जी, खुद शहबाज शरीफ थे, अयाज सादिक थे, राना तनवीर थे, मुझे इसका इल्म नहीं है, लेकिन ज़्यादा लोग थे, महल 8-10 लोग थे। और आके कहा था गैर मशहूर ने, जिस मीटिंग के अंदर इन्होंने कायल किया था, मेरी अकॉर्डिंग टू माई इन्फॉर्मेशन जिन लोगों से मैंने पूछा था यही 4 लोग थे। और ख्वाजा आसिफ साहब ने पब्लिकली स्टेटमेंट दी थी, कैमरे के ऊपर होगी हमारे रिकॉर्ड में, कि गैर मशरूत हमायत करेंगे जी एक्सटेंशन की। बहरहाल वो हुआ जी, वो हुआ, और उसका असर वोट तमाम जमातों ने दिया था। आपकी जमात ने भी दिया, और जी, और बोझ मुस्लिम लीग नून ने उठाया है। अभी सब हमसे सवाल करते हैं, कोई पीटीआई से नहीं पूछता, पीपल्स पार्टी से नहीं पूछता, जेयूआई से नहीं पूछता, मुस्लिम लीग नून से पूछते तुमने वोट दिया था। अभी भी जो आप बिल पास कर रहे हैं ना, बोझ आपके गले पड़ेगा, सिर्फ इंतजार करें वक्त का, इंशाल्लाह ज़्यादा वक्त दूर नहीं है। जिस तरीके से आप कानून साजी कर रहे हैं, वक्त अभी बोझ पड़ेगा। लेकिन एक सवाल और पूछ लूँ, एक वो एक्सटेंशन थी 2019 वाली, दूसरी एक्सटेंशन की कोशिश जो जनरल बाजवा साहब और बाकी लोग कर रहे थे वो अभी हाल वाली थी, नवंबर 2022 वाली। इसमें तो आपकी मुलाकातें हुई थी, नवाज शरीफ से भी हुई थी, जनरल बाजवा से भी हुई थी। जी जी, क्या बात हुई थी? नहीं, बातचीत तो यही थी कि एक्सटेंशन के तो हक में नवाज शरीफ साहब बिल्कुल नहीं थे। आप थे? नहीं, मैं भी नहीं था। जनरल बाजवा की एक्सटेंशन क्या? नवाज शरीफ साहब ने हमेशा एक बुनियादी असूल रखा है कि एक्सटेंशन नहीं होगी। आप हक में थे कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन? नहीं, मैं नहीं था। जनरल साहिर शमशाद के लिए आपने ये राय दी? नहीं, मैं किसी की राय नहीं दी। मैं इस हक में था कि एक्सटेंशन ना हो और ये फैसला हो जाए। लेकिन इस असूल पर जहाँ तक मेरी नॉलेज है सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ साहब ही खड़े रहे। जनरल बाजवा से भी आपने मुलाकात की? जी, 2 मुलाकात, जाने से पहले भी और आने के बाद भी 2 मुलाकात। उसमें आपने उन्हें क्या बोला? नहीं, मैंने को यही बोला कि एक्सटेंशन मुनासिब नहीं है, ये ना आपके लिए ठीक है, ना इदारे के लिए, ना मुल्क के लिए। क्या वहाँ से ये दबाव मौजूद था कि अगर एक्सटेंशन नहीं हुई तो मार्शल लगा देंगे? नहीं, ऐसा दबाव मैंने नहीं देखा। आपने नहीं देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा। मार्शल लग भी नहीं सकता, कोई भी आउट गोइंग आर्मी चीफ मार्शल लगा नहीं सकता। वैसे भी मुल्क में मार्शल न मुल्क के हक में है, न इदारे के हक में है। आपकी जमात से बाज़ लोग कहते हैं कि पैगाम इस तरह का आता था कि समरी आएगी तो उसमें जनरल आसिम मुनीर का नाम नहीं डालेंगे तो मसाइल हो जाएंगे। ये इस तरह के पैगाम आते थे, ऐसे पैगाम आते थे? ऐसी बातें मैंने सुनी है, मैंने देखा नहीं है। ऐसी बातें सुनी है? सारी बातें सुनी है कि नाम नहीं आएगा तो क्या होगा। बहरहाल वो नाम ना डालना भी एक कानून की खिलाफवर्जी थी। तो ये बहरहाल इसका एहसास हो गया, वो खुश इसलूबी से मामला तय पा गया, बात ख़त्म हो गई, तारीख ऐसा बन गई, किसने क्या कहा, कहाँ कहा, कब कहा, ये बातें मैं हमेशा कहता हूँ ट्रुथ कमीशन बना दें, उसमें ही आ जाएंगी। ये ट्रुथ में भी नहीं आएगी क्योंकि आपके लोग सच नहीं बोलेंगे। शहबाज साहब कहते हैं ना कुछ राज उनके साथ कब्र में जाएंगे, ये राज कब्र में जाएंगे क्योंकि सच बोलने की एक कॉस्ट होगी जो आप लोग खासतौर आपकी लीडरशिप दे नहीं सकेगी। जो राज कब्र में जाता है वो राज नहीं होता सर, जो वो हकीकत नहीं होती, मैं ये आपको बता दूं। अभी जो आपकी जमात ने जिस तरीके से कानून साजी की है, ये एक जमहूरी सोच की अक्कास तो नहीं है। शहबाज साहब तो इसका आज पब्लिकली क्रेडिट ले रहे हैं, ये तो डिसक्रेडिट है। देखिए, ये आखिरी दिनों में इस तरह कानून साजी हो जाती है। एक हुकूमत फील करती है कि हमने ये काम करना था, हमसे नहीं हुआ, हम कर देते हैं। इसके असरात मनफी होते हैं क्योंकि उस कानून पर बहस नहीं होती, ना असेंबली के अंदर हो पाती है, ना कमेटियों में जाता है, ना पब्लिक डिबेट होती है। तो ये कानून ना असर पकड़ सकते हैं, ना ये कुछ डिलीवर कर सकते हैं जो भी मकसद हो।
और इससे हुकूमत की सुबकी होती है। सर आपने ये सोच समझ कर ये कैसे कानून बनाने चाहिए फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ और सिविल लिबर्टीज मैं यही कह रहा हूँ। अगर एक जमहूरी पार्टी जी कानून साजी कर रही है और अंगूठे छाप रही है ऊपर, तो आप जमहूरी पार्टी नहीं है फिर। नहीं, वो जमहूरियत पे आप स्पेकुलेट कर सकते हैं, आप राय दे सकते हैं, लेकिन जल्दसाजी में जो कानून साजी होती है मैंने उसके हमेशा मनफी असरात ही देखे हैं, और वो कानून भी नाकाम हो जाता है। किस चीज़ इस बुनियाद पर किस चीज़ का दबाव है कि जिसकी खातिर आपने ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को इस अंदाज से किया? नहीं, मैं इस बात को नहीं जानता क्या दबाव है, लेकिन ये एक ज़रूरी समझा गया। मिनिस्टर इंटीरियर ने कानून दिया है, वही बताएंगे, क्योंकि डिबेट नहीं हुई तो मैं उस पर कुछ कहने से कासिर हूँ कि क्या वजह थी, क्यों हुआ। लेकिन जब भी डिबेट नहीं होती किसी कानून पर तो उसके असरात अच्छे नहीं होते। 10 अप्रैल 2022 को जो अदम एतमाद आया, अदम एतमाद कर सकते थे आप लोग, उस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ इंटरेक्शन, आप लोगों की मुलाकातें, आपकी और पीपल्स पार्टी की क़यादत दोनों की मुलाकातें चल रही थी, कर लिया आपने अदम एतमाद। उसके बाद जो कुछ पाकिस्तान के साथ हुआ, आपने इक़्तिदार पाकर दुरुस्त फैसला किया या बहुत बड़ी कोताही की, गलती की, जिससे आपकी साख जो सियासी नुकसान हो गया उसको? देखिए, जो अदम एतमाद था वो दुरुस्त था, मैं उसके पहले दिन से हक में था, लेकिन मेरा हमेशा ये राय रही है कि अदम एतमाद के बाद आपको हुकूमत नहीं करनी चाहिए थी, इलेक्शन में जाना चाहिए था। इलेक्शन में जाना चाहिए था। बहरहाल वो फैसला नहीं हुआ, अब उसका बोझ हम पर है, इसमें कोई शुबा नहीं है। पिछले जो 16 महीने गुजरे हैं उसने मुस्लिम लीग की जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है उसको बहुत नुकसान पहुँचाया है। पंजाब में बहुत तबाही फिर गई। आप अगर 9 मई ये बोझ आपको बर्दाश्त, इसके अगर आप ये हुकूमत ना करते तो मुल्क में क्या होता ये अब किसी ने देखा नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि शायद आप डिफ़ॉल्ट की तरफ चले जाते, वैसे मामलात होते तो वो कम से कम हमने उसको अवर्ट किया है। लेकिन सियासी तौर पर ये एक बहुत बड़ा बोझ है मुस्लिम लीग नून के लिए।